हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का। यह आपका तीसरा अध्याय है, अपवाह स्वरूप ड्रेनेज पैटर्न। तो इसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, अपवाह स्वरूप के बारे में। और इसके बारे में तो आपको हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन, मतलब हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 9th-10th को पढ़े, बहुत ही जो है शार्प तरीके से पढ़िए। और यहाँ से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। जो साइंस हो या ज्योग्राफी हो, और हिस्ट्री का ये 6ठा 7वां 8वां आप पढ़िए उसमें, और 11th-12th ये दोनों जो है सब्जेक्ट। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, यहीं से पूछा ही जाता है लगभग सारे के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम परिचय शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा गया है कि अपवाह शब्द से तात्पर्य क्या है? जल प्रवाह से। मतलब अपवाह मतलब जल का प्रवाह। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। अतः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह तंत्र जो है द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। मतलब एक नदी तंत्र से जो जल प्रवाहित होगा उसको क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गया, उच्च भूमि हो गया, दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। यहाँ पर सीधा सा बात कहा गया है कि जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तो तब ऐसी उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक, देखिए यहाँ पर सीधा सा बात, एक ये पर्वत श्रेणी हो गया, पर्वत श्रेणी या उच्च भूमि, कोई जो है टीला हो गया। ठीक, ये जो है अगर दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणी, जब दो धारा आ रही है और इसको बांट देगा, जब इसको अलग अलग कर देगा, एक इधर चल जाएगा और एक इधर चला जाएगा, ये बीच से निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं जल विभाजक कहलाती है। और वही जो है उच्च भूमि जल विभाजक कहलाएगा, चाहे वो उच्च भूमि हो या पर्वत हो, दो में से कोई एक हो सकता है। ये दोनों होते हैं। तो ज़्यादातर पर्वत देखने को मिलता है या आपको उच्च भूमि भी देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई ऊंचा क्षेत्र होगा, जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत हो गया या ऊंचा भूमि हो गया, जो दो निकटवर्ती अपवाह, यहाँ पर एक हो गया और एक इधर ले लीजिए। ठीक है, दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देगा। ये जो बीच वाला जो है आप समझ लीजिए क्या है, ये आपका पर्वत है और ये आपका भूमि है, ऊंचा भूमि। अब देखिए एक एक अपवाह इधर पर है, एक इधर है, तो यहाँ पर बीच वाला भाग जो है उसी को कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। चलिए आगे चलेंगे कि किसी भी अपवाह तंत्र या किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। कैसा अपवाह तंत्र होगा, उसका कैसा प्रभाव होगा, मतलब जो जल का प्रभाव होगा वो कैसा होगा, वो भूमि तंत्र के आधार पर होगा। देखेंगे कि भू आकृति के आधार पर भारत की नदियाँ को दो वर्गों में विभाजित किया गया। भारत की नदी को दो वर्ग में विभाजित करते हैं। कैसे? तो ये भूमि के आधार पर, एक जो आधार होता है हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय। हिमालय की नदी जो होता है ऊपर के भाग को, यहाँ पे आपको समझना है कि हिमालय की नदी कहाँ है, तो ऊपर के भाग यहाँ से है, और जो है प्रायद्वीपीय नदी है वो कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे है। एक जाता है कहाँ पर? पश्चिमी घाट, एक जाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में अपने पढ़ा था कृष्णा गोदावरी जो है कावेरी, ये सब। और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की ओर जाता है, ये जाता है कौन? तो ये जाता है आपका नर्मदा और तापी अमरकंटक से होते हुए। ठीक है, ये जाता है अरब सागर में गिरता है, और ये पश्चिम, ये जो है पूर्वी कहते बंगाल के खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम सारी बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों अगर जो है अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न, क्या है, अलग अलग भौगोलिक प्रदेश में जो है इसकी उत्पत्ति होती है। कोई जो है पहाड़ पर बन रहा है, कोई पठार पर बन रहा है। जब यहाँ पर इसकी उत्पत्ति होगी तो क्या होगी? इसका जो है
मतलब इसकी जो है उत्पत्ति जो होती है, नदियों का उत्पत्ति होता है तो एक दूसरे से ये भिन्न होता है भौगोलिक स्थिति के कारण। यहाँ पर निम्नलिखित जो है विवरण से स्पष्ट भी हो जाएगा। ये देखिए पहला कि क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन है? अमेजन नदी है। भारत की कौन है? तो गंगा नदी है। याद रखेंगे, विश्व की अगर पूछ देगा तो अमेजन नदी सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव जो है ये अमेजन नदी का विश्व में सबसे ज़्यादा लंबा है। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेसिन है, अफवाह बेसिन, ये किसका है? तो ये सबसे ज़्यादा इसका गंगा का है। ठीक है, भारत में गंगा और विश्व में अमेजन। और अफवाह द्रोणी किसको कहते हैं? ये तो आप समझ गए होंगे कि अफवाह द्रोणी क्या है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी तंत्र है जैसे गंगा। ये गंगा आप देते हैं नाम दे, और यह एक नदी तंत्र है, ये नदी तंत्र है। अब इसी से जो है क्या होता है यहाँ पर अववाह द्रोणी, मतलब कि जिस नदी तंत्र से जल प्रवाहित होता है उसको अववाह द्रोणी कहते हैं या बेसिन कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिन जो है जहाँ जल प्रवाहित सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है अमेजन में, विश्व में। और बोलेगा कि भारत में कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है गंगा में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। देखिए ये हिमालय का नदी, अब देखेंगे हिमालय दो भाग में बांट दिए हैं, और एक है हिमालय, एक है प्रायद्वीपीय। तो हिमालय की नदी को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। देखिए हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा अस्थायी होती, कहती है हिमालय की नदी बारहमासी मतलब 12 महीना ये अस्थायी नदी है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त क्या होता है? पर्वत की ऊंची चोटी पर जो है जमा हुआ बर्फ होता है वो पिघलता रहता है, सालों भर जो है इसकी जलापूर्ति होती रहती है। इसमें से आपको सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र एवं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जो हैं भारत की प्रमुख हिमालयी नदियाँ, मतलब भारत की प्रमुख जो है हिमालय नदियाँ कौन सी हैं? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। ये बारहमासी क्या है? हिमालय नदियाँ जो होती है बारहमासी की होती है। 12 महीना यहाँ पर जो है बारिश के समय भी, और जब बारिश नहीं होती है जैसे कि अभी गर्मी का समय है तो यहाँ पर अभी बर्फ़ जो है पिघलता होगा, चोटी पर जो जमा हुआ हिम है वो पिघल रहा है। हिम जब पिघलेगा तो क्या होगा? बारिश नहीं भी रहेगा तब पर इस धारा जो है कोई प्रवाहित होती रहेगी। ये हिमालय वाली बात आपको याद रखना। जबकि पठार में जब जाएंगे तो वहाँ पर बारिश होगी तभी होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो आप देखते होंगे कि जो दक्षिण से निकलता हुआ नदी है वो क्या होता है? वो आपको सूख जाता है। जो प्रायद्वीपीय नदी होता है वो जैसे बिहार में भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा नदी है? तो फल्गु है। आगे चलेंगे यहाँ पर है कि प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गौर्ज का निर्माण करती है। जब ये चलती है, चलिए देखिए यहाँ से चली, अब यहाँ से चलती यहाँ पर जो है मिल गया पहाड़, ठीक है, पर्वत मिल गया। अब ये जो है पर्वत को काट देगी, धीरे धीरे जो इसका धारा जो होगा उसको काटेगा। जब ये धारा काट देगा तो एक भाग इधर होगा, एक भाग इधर होगा, और यही भाग जो होगा क्या कहलाता है? गौर्ज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है प्रवाह के क्रम में ये प्रवाह हो रहा है, और ये बीच वाला भाग है, देख सकते हैं एक भाग इधर एक भाग इधर। जब ये बीच वाला भाग जो होता है यही गौर्ज कहलाता है। ठीक है, ये पर्वतों को काटकर निर्माण इसका किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। जब ये समुद्र मतलब हिमालय से चलते हुए, मतलब उद्गम स्थान से होते हुए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से होता हुआ एंड पॉइंट तक जो है जाते जाते ये बहुत सारे क्रियाकलाप को अंजाम देती है। ये नदियाँ जो है अपनी मार्ग के ऊपर भाग में तीव्र अपर्दन होती है। जब वो चलती है तो वो तीव्र भाग से पूरा स्पीड से चलता है। ठीक है, और जो है सिल्ट, गाद, बालू, मिट्टी ये जो है अपर्दित करते हुए वो संवहन करती है, पदार्थों का वो संवहन करती है। और नदियाँ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं, ज्यों-ज्यों क्या करता है? ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा अवसाद की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अवसाद जो हो अपने साथ लिया है उसको लेते चला जाएगा। और इसके जो है मध्य एवं निचले भाग में क्या होता है? मध्य मतलब ये देखिए ये चला, ये पूरा स्पीड से मान के चलिए ये पूरा स्पीड है। अब यहाँ से गाद, बालू, मिट्टी सब कुछ लेकर संवहन करते हुए आगे बढ़ रही है। अब जब ये धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये अपने साथ बहुत मात्रा में लेकर चली है, ये सारे गाद, बालू, मिट्टी। ठीक है, और जब ये चली है तो यहाँ पर आते आते मध्य भाग में और निचले भाग में, ठीक है, ढाल जो होता है कम हो जाता है। ढाल क्या होता है? अब कम हो गया। जब ये ढाल कम होता है तो यही यहाँ पर जो है अब इसको संवहन करने में क्या होता है? कठिनाई होता है। जब कठिनाई होगा तो यहाँ पर जो है विसर्पित सांप की रेखा के आकार के, सांप की रेखा के परिणाम तक क्या होता है? नदियाँ जो है तो ये विसर्पित होकर गोखुर झील बनाता है, और विसर्पित होकर जो है गोखुर झील बनाता है, और बाढ़ का मैदान और
डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करता है, ये याद रखना है। और हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा है, यहाँ पर ऊपर से समझिएगा। हमने बताया कि नदियों को संवहन करने में कठिनाई होता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो ये विसर्पित होकर गोखोर झील और बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करता है। अब चलते हैं ऊपर से। नदी का स्रोत जो है ये ऊपरी भाग है, ठीक है। चलिए चला पूरा एकदम तेजी से चला, ये ऊपरी भाग है, क्या है, ये ऊपरी भाग है। अब देखिए मध्य भाग आया तो ये सांप जैसे, ये जो है विसर्पित मतलब सांप के जैसे जो है ये चलता है। जब ये सांप के जैसे चलेगा तो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मध्य भाग में आया। अब जब मध्य भाग में आया तो यहाँ पर गोखोर झील का निर्माण भी करता है। देखिए ये देखेंगे गोखोर झील, ये क्या है, गोखोर झील। जब अपने रास्तों से वो फिर भटक जाता है, यहाँ पर उसको छोड़ के फिर अपना रास्ता एक और बना लेता है, तब क्या हो जाएगा, ये गोखोर झील का निर्माण हो जाएगा। तब देखेंगे निचले भाग में जब ये समुद्र की ओर मिलता है, मतलब जब ये समुद्र की ओर जो है प्रवेश कर जाता है अपने मुहाने पर, यह डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा क्या होता है, जब एक देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, आप सब सिर्फ समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, जब ये नदी यहाँ पर आया तो खाली खाली स्थान दिख रहा है, खाली खाली स्थान आपको दिख रहा होगा कि अनेक भाग हो गया। जब अनेक भाग हो गया ऐसे करके, तो यही खाली स्थान आपको डेल्टा का नाम दिया जाता है। जब ये क्या होता है, ये मुहाने पर बनता है, ये जो है देखिए ये नदी का भाग हुआ, यहाँ पर देखिएगा ये नदी का भाग हुआ। अब देखिए हम यहाँ पर चित्र थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब जो है ये समुद्र पर मिल रहा है, लेकिन उसे मिलने से पहले जो है ये सारे जो पॉइंट हैं ये सारे क्या है, डेल्टा है। ये डेल्टा का निर्माण, खाली स्थान जो बन जाता है उसी को डेल्टा कहते हैं। तो ये निचला भाग हो गया और बिचला भाग तो दिख रहे हैं ना, बिचला भाग मध्य भाग में जो है विसर्प है, देख रहे हैं ये जो भाग है ये विसर्प का जो निर्माण मध्य भाग में करता है। ये मध्य भाग में ये ऐसे 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 करके चलेगा, ये विसर्प हो गया। निचला भाग देख रहे हैं, ये बीच का भाग जो है यहाँ पर गोखोर झील का भी निर्माण होता है। मध्य भाग में तो देख रहे हैं, और नीचे से ऊपर से जो चलता है पूरा तेजी से चलता है और आते आते गाद बालू मिट्टी सब कुछ लेकर आते हैं। मध्य भाग में आते आते उसका जो है तीव्र गति जो होता है वो धीरा हो जाता है। धीमा जब होता है तो वो क्या होता है, तो क्या करता है, यहाँ पर विसर्प का विसर्प जो है बनना शुरू होता है। ये मध्य भाग का है, ठीक है, ये मध्य भाग है और निचला भाग है, 3 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला ऊपर का भाग है और ये जो है आपका मध्य भाग है और ये आपका क्या है, निचला भाग है, ठीक है। और किस भाग में पूछता है, किस भाग में विसर्प तैयार होता है, तो मध्य भाग में विसर्प होना तैयार हो जाता है। किस भाग में गोखोर झील मिलता है, तो निचला भाग में गोखोर झील मिलता है, ये याद रखेंगे। चलिए अब हम चलेंगे प्रायद्वीपीय नदी की ओर। ये समझ गए होंगे, आप नहीं समझे होंगे तो पीछे एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा और पढ़ने का होगा तो खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी पर हम चलेंगे। एक हमने हिमालय को देख लिया, अब प्रायद्वीपीय नदी के बारे में तो हमने बहुत कुछ बातें बता भी दी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये जो अधिकांश नदियाँ क्या होती हैं, मौसमी होती है। जब बारिश होगा तभी जो यहाँ पर वर्षा का स्रोत से पानी नीचे आएगा। देखिए जिसका मुख्य स्रोत क्या होता है, वर्षा का जल होता है। ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ क्या होती है, जल स्तर उसका घट जाता है, छोटी छोटी जो है धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनमें से कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिमी की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए आगे चलेंगे। किंतु प्रायद्वीपीय जो भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर निकल बहती है। देखिए आपको ऐसे समझना है, बहुत सारी नदियां जो है प्रायद्वीपीय नदी से, ये भाग है प्रायद्वीपीय का, तो यहाँ से जो है नदी, बहुत सारी नदियां जो है, 2 नदी यहाँ पर जाती है, इधर अमरकंटक से निकलकर कहाँ जाती है, तापी और कौन, नर्मदा, ये दोनों जाती है समुद्र खाड़ी। बहुत सारी नदियाँ जाती हैं समुद्र खाड़ी, लेकिन मतलब कि अरब सागर में, लेकिन बहुत सारी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय नदी से निकलती है और यह जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जैसे कि आपको हमने बता दिया था कावेरी महानदी, ये सब जो है आपको नीचे की ओर जाकर गिरती है, ठीक है। आगे हम चलेंगे जो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में, और ये नदियाँ जो है छिछली और कम लंबी, मतलब छिछली होता है, कम लंबी होता है, उसका जब लंबा नहीं होगा तो उसका जो है धारा क्या होगा, कम होगा। और ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो क्या करता है। ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो डेल्टा का निर्माण करेगा, और जो इधर गिरेगा, जो अरब सागर में गिरेगा, वो ज्वारंधमुख का मतलब एस्चुअरी का निर्माण करता है। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे है,
यहाँ पर क्रियाकलाप भी करना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो है अप्रवाहित होने वाली नदियों की पहचान करें। हमने तो बहुत सारी नदियों के बारे में आपसे बात की भी है, लेकिन आपको जो यहाँ पर कार्यकलाप है उसको भी हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर जो है आपको हम कहने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो नदी आपको यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, छोड़िए, यहाँ पर बना देते हैं। ये खाली स्थान है, देखिएगा, ये आपका पोरा हो गया। अब ये बंगाल का खाड़ी है और ये जो है अरब सागर है, ये तो जान रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर एक दो सूत्र से बनाते। चलिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत ट्रिकी आप यहाँ पर याद रखेंगे तो यहाँ पर जो गिरता है और यहाँ पर जो गिरता है दोनों को याद रखना है आपको। देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में जो गिरेगा आपको हम यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, सुनिएगा। एमपी की गोद में रेखा कब विलय हुआ? तो यहाँ पर एमपी की गोद में रेखा कब विलय हुआ? आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसे, 1 मिनट रुकिए। एमपी की, अच्छा रुकिए, एमपी की गोद में रेखा कब विलय हुआ, ऐसे समझ लीजिए विलय हुआ। तो एम से देखिएगा, तो एम से कौन हो जाएगा? महानदी। अब हम बंगाल की खाड़ी वाले बता रहे हैं, याद रखिएगा। एम से क्या? महानदी। पी से पेन्नार, और की जो है ये साइलेंट, ठीक। गो से गोदावरी, गो से गोदावरी, याद रखिए, गो से गोदावरी। और गंगा, गो से गोदावरी और गंगा, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है, ये नदी है। और जो है यहाँ पर देखेंगे आपका में जो है ये साइलेंट है, ठीक। रेखा से जो है स्वर्ण रेखा बना देंगे, स्वर्ण रेखा से यहाँ से आप स्वर्ण रेखा लिख लेंगे, ठीक है। रेखा से स्वर्ण रेखा आपका हो जाएगा। और का से जो है यहाँ पर कब जो है ये का से कावेरी, अब का से क्या हो जाएगा? कृष्णा कावेरी। अब वा से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मणी। ये याद रखना है कि ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बी से जो है हो जाएगा बेगाई। और यहाँ पर ये जो है आपको बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिएगा, ठीक है। महानदी, यहाँ पर महानदी, गोदावरी, पेन्नार, और जो है आपको यहाँ पर गंगा, स्वर्ण रेखा, यहाँ पर कावेरी, ठीक है, कृष्णा, ये सारे के सारे ब्राह्मणी, ये और बेगाई, ये इतने नदी जो हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऐसे सुनिएगा, महानदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी, बेगाई। अब उत्तर हम चलेंगे अरब सागर की ओर। सूत्र को छोड़िए, सूत्र नहीं बताएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो है बंगाल हो गया। अब अरब का देखिएगा, अरब में कौन कौन है? साबरमती है, लूनी जो डायरेक्ट कच्छ में जाकर विलीन हो जाती है, आपको पता ही होगा। और जो है एम से माही है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। और नर्मदा है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। आपसे पूछता है कौन जाकर खंभात की खाड़ी में, तो ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी, नर्मदा और ताप्ती, सोम और जाखम और मांडवी, ये सारे के सारे जो हैं अरब सागर में जाकर गिरते हैं। हमने यहाँ पर कार्यकलाप में इतने सारे नामों को पढ़ा। बहुत बार जो है पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन हमने बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर इकट्ठा की। चलिए आगे चलेंगे कि भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ। अब सारे के सारे जो हमने यहाँ पर बताए हैं आपको नाम, सारे के सारे आपको यहाँ पर नाम आएंगे जो बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन, एक गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, बिंदु हो, सारे के सब ब्रह्मपुत्र दिख रहे हैं ना, सभी को, यमुना, घाघरा, गंडक, सारे की नदी के नाम हम तापी, जो भी है महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो है झील हो गया, और जो है गोखोझोर, क्रेटर, क्या किसको लेंगोन, किसको क्या बोलते हैं, सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। प्रदूषण जो होता है उसका संरक्षण कैसे करेंगे, सारे पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब नदी को पढ़ेंगे ना। चलिए यहाँ पर से नदी को हम पढ़ेंगे। ये वीडियो जो होगा 2 पार्ट में आएगा, हम पहले ही कह देते हैं 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट में नहीं हो सकता है। एक पार्ट में 2 घंटा का वीडियो हम नहीं बनाएंगे।
2 घंटे के वीडियो को हम नहीं बनाने वाले हैं। ऐसे बना तो देते थे, लेकिन आप ही सभी ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, एक ही जो है एक वीडियो, थोड़ा जो है डिस्टेंस उसका कम होना चाहिए। तो हमने सोचा सही बात आप कह रहे हैं और हम यही करते हैं। तो हमने 2-3 पार्ट में तो पहला ही वीडियो बनाया है। पहला जो आपको नहीं, पहला नहीं, दूसरा वीडियो जो है इसका 3 पार्ट में आएगा। दूसरा वीडियो इसका 3 पार्ट में आएगा, जो आपको देखना है कि 3 पार्ट में कैसे कैसे आपको हो जाएगा। दिव्य पठार के सारे पॉइंट आपको उसमें दिए गए हैं, ठीक है। और जो है ये आपको नदी तंत्र जो है अफवाह है, वो भी आपको सारे के सारे पॉइंट जाएंगे, 2 पार्ट में जाएंगे। ऐसे देखते हैं कितना पार्ट में बनता है। जो समय लेगा वो देखेंगे, ज़्यादा डिस्कस सब नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि भारत के अफवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियाँ। आपसे पूछा भी जाता है कि हिमालय की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? सिंधु हैं, गंगा है और ब्रह्मपुत्र हैं, ठीक है। और ये नदियाँ भारत एवं गहरी भारत जो है ये नदियाँ बहुत ही मतलब लंबा है। ये नदियाँ लंबी एवं गहरी भी हैं। मुख्य नदियाँ के अतिरिक्त इनके सहायक नदियाँ भी हैं। जो सहायक नदी किसे कहते हैं? जो एक मुख्य नदी में आकर मिल जाए वो सहायक नदी कहलाता है। और इसके सहायक नदी भी हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय भारत में कई नदियाँ प्रवाहित होते हैं, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इन नदियों की व्याख्या हम निम्नवत की जा सकती है और निम्नवत तरीके से हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप जानते हैं नदियाँ अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है। क्या करता है? अपने जो गाद बार जो है बालू गिट्टी सब कुछ जो लाता है, पत्थर उत्थर, उससे वो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कर लेता है। और ये तटबंध जो होता है बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पर जाकर लोग बसते देखते होंगे ना कि कहीं पर टीला हो गया इतना बड़ा, वहाँ पर लोग जाकर बस जाता है। अब वो धीरे धीरे कटाई कर देगा, अब धीरे धीरे कटाई करेगा, फिर लोग वहाँ से निकलता है। ये जो है ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से होता है। ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से होता है। अब देखिए, ज्ञात करिए कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है? तो गंगा नदी पे। कहाँ? तो गंगा नदी। गंगा है, सोन है, ये दोनों नदी है यहाँ पर पटना में। चलिए अब देखेंगे सिंधु। सिंधु एक एक पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सिंधु है तो सिंधु को सबसे पहले पढ़ेंगे। आज हम सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये 3 को पढ़ेंगे, ऊपर जो हिमालय का है। और उसके बाद जो है दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे जो कि सब जो है नीचे वाले पार्ट को, जो प्रायद्वीपीय होंगे उसके नदी के बारे में, ठीक है। 2 पार्ट में कर देते हैं। पहला है कि सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। आपको बस 1-2 पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है? कहाँ से निकलता है? सबसे पहले ये निकलता है तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से, ठीक, पहला क्वेश्चन। और निकल कर किधर की ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम बहता है। ऐसे अगर आपको चित्र से देखना है तो ऐसे देखिए, आपको हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं तो भाई साहब आप जो है गुस्सा आ जाते हैं। हम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र तो कैसे बनाएंगे, लेकिन जो है आप ऐसे समझ लीजिएगा, छोटा सा चित्र बना दें ना, छोटा सा ऊपर से, ये समझिए, ठीक है। तो ये मानसरोवर से निकला, मानसरोवर से निकला और जो है ये दक्षिण पश्चिम, ये देख सकते हैं, ये आपका दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ये ज़िले में प्रवेश कर जाता है। ये जम्मू कश्मीर का लद्दाख ज़िला है और यहाँ से जो है प्रवेश कर जाता है। अब जो है तो जानते हैं कि लद्दाख क्या हो गया है? खुद जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब जिला जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? 250 किलोमीटर, 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है? तो 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से जास्कर, नरोबा, श्योक, हंजा जैसी इसके प्रमुख जो है सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती है। किस नदी में सहायक नदियाँ मिलकर आ रही है मिलने के लिए? सिंधु में। कौन कौन से आ रहे हैं? तो आ रहे हैं जास्कर, नरूबा, श्योक और हंजा। ये सारे जो है प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती है। लद्दाख में सिंधु नदी गौज का निर्माण करती है। आपको गौज बता दिए थे, जो पहाड़ी काट के नीचे की और यहाँ जाएगी तो ये गौज का निर्माण करेगी। जब ये गौज का निर्माण कहाँ करती है? तो ये गौज का निर्माण सिंधु नदी लद्दाख में कर देती है। लद्दाख में सिंधु नदी गौज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट
गॉर्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंधु जो है लद्दाख में गॉर्ज का निर्माण करती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। और यह पर्यटन के लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु भी है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र में से बाहर निकल जाती है। कहाँ से पर्वतीय क्षेत्र में निकलती है? तो अटक में। कहाँ प्रवेश करती है? पर्वतीय क्षेत्र में जो है प्रवेश ये तो कर रही है लद्दाख में। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में। और कहाँ निकल जाती है? तो अटक में निकल जाती है। गिलगित होते हुए बलूचिस्तान और गिलगित होते हुए ये निकल जाती है। और कहाँ पर जो है गॉर्ज का निर्माण करती है? तो लद्दाख में। और यह जो है किस नाम से जाना जाता है? तो गिलगिट गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। कितना वर्ग किलोमीटर इसका प्रवाह तंत्र है, मतलब प्रवाह क्षेत्र है? तो 250 वर्ग किलोमीटर। और इसको जो है कहाँ से निकलता है? मानसरोवर नदी, मानसरोवर झील से निकलता है। किस ओर बहता है? तो दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। ये सारे पॉइंट हमने दोबारा आपसे कह दिया है और जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं। देखिए यहाँ जो है यहाँ मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान, मिठानकोट पाकिस्तान के समीप, मिठानकोट कहाँ पे? पाकिस्तान के समीप सतलुज, रावी जो है, ब्यास, चिनाब तथा झीलम नदियाँ सिंधु में मिल जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है ये भी जो है नदी कहाँ जाकर मिलती है? सिंधु में। कहाँ पर मिलती है? तो मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झीलम ये पांचों नदियाँ जो है जाकर वहाँ पे मिल जाती हैं। कहाँ? मिठानकोट पाकिस्तान में। ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए तत्पश्चात यह नदी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर गिरती है ये सिंधु? तो ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर से? कहाँ से? नदी जो है ये नदी क्या करता है? दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करता हुआ और जो है पूर्व मैदान का निर्माण करता है और जो है अरब सागर में जाकर गिर जाता है। और हिमालय से निकलने वाले इस नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। जब ये सिंधु का आपसे पूछेगा कि इसकी लंबाई कितना है तो 2900 किलोमीटर है। और इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र जो है भारत में है। कहाँ पर? भारत में। 1/3 प्रवाह क्षेत्र सिंधु का कहाँ पे? भारत में है और शेष जो है पाकिस्तान में है। भारत में कहाँ कहाँ इसका निर्वाह जो है प्रवाह तंत्र है? तो देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। हमने सिंधु के बारे में बहुत कुछ मुख्य बातें यहाँ पर पढ़ ली। बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमने दोबारा भी आपको डिस्कस कर दिया। गंगा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा कैसे आप देखेंगे गंगा नदी को, तो लिखा गया है कि इस नदी की मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गौमुख से हुआ है। किससे हुआ? गौमुख से। किससे? तो गंगोत्री हिमानी के गौमुख से। ये जो है इस नदी की मुख्य धारा क्या नाम है? भागीरथी है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ? तो गंगोत्री हिमानी के गौमुख से होता है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। क्या होता है? अलकनंदा नदी एक अलकनंदा है जो उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिलता है, भागीरथी से मिल जाता है और गंगा के नाम से ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पर आपको हम 1 मिनट लेंगे, बस 1 मिनट में आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अब 2 यहाँ पर नदी आया, एक आया अलकनंदा और एक आया कौन? तो यहाँ पर भागीरथी। देखिए ये जो भागीरथी है ऐसे आया, ठीक? यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा? गौमुख, मतलब गंगोत्री हिमानी गौमुख हो गया, इसको मानिए गौमुख। और ये भागीरथी है, ठीक है? भागीरथी। और ये जो है यहाँ से आपको यहाँ पर जो है एक है संतोपथ हिमानी, ठीक है? एक संतोपथ हिमानी है। यहाँ पर 2 नदी है, एक है धौली गंगा, एक है विष्णु गंगा। यहाँ पर धौली गंगा, यहाँ पर विष्णु गंगा। जब ये दोनों जाकर यहाँ पर से 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका ये, और एक नदी जो है आपको यहाँ से और यहाँ। अब ये जो दोनों नदी जो है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? दोनों नदी जब यहाँ पर मिलेगा, कौन कौन नदी है? तो एक है धौली गंगा, एक है विष्णु गंगा। जब ये विष्णु और धौली गंगा मिलेगा तो ये जो जगह होगा ये विष्णु प्रयाग कहलाएगा। और जब ये विष्णु प्रयाग कहलाएगा तो ये दोनों नदी जब यहाँ पर मिलता है तो ये अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अलकनंदा के नाम से। यहाँ पर जो है आपको 2-3 नदी आता है, एक नंदाकिनी आता है, एक पिंडार आता है। जब ये नदी जो है यहाँ पर चलेंगे तो एक नदी और है, एक नदी यहाँ पर अलकनंदा से मिलता है, वो केदारनाथ से निकलता हुआ, ये मंदाकिनी का नदी है, ये मंदाकिनी है, ठीक है? ये मंदाकिनी है। अब जो है ये समझ रहे हैं आप ना?
ठीक है। तो ये जो है भागीरथी यहाँ पर आके मिल गया, ठीक है। ये भागीरथी यहाँ पर कहाँ पर आकर मिल गया, तो उत्तराखंड के जगह पे, जिसको आप देव प्रयाग कहते हैं। जब ये दोनों उत्तराखंड में मिलता है तो ये भाग जो है क्या कहलाता है, तो देव प्रयाग का भाग। और यह यहीं से जो है गंगा, जब ये गंगा के नाम से यहाँ से बहती है, कहाँ पर से, तो देव प्रयाग से जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाता है तो भागीरथी जो है यहाँ पर मुख्य धारा के रूप में जाना जाता है, और यही जो है गंगा के नाम से आपको प्रवाहित होती है। आप समझ गए होंगे। हम पुनः जो है एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन बस एक एक दो लाइन बनाते हैं। मान के चलिए ये आपका भागीरथी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कौन, तो ये आपका हो गया, ये मान के चलिए छोटा सा बनाएंगे, ये जो है आपका हो गया क्या, तो देव प्रयाग, ठीक है। अब ये गंगा हो गया, ये गंगा, ये जो भाग है ये है आपका अलकनंदा, ये भाग जो है ये आपका है भागीरथी। यहाँ पर से जो है एक केदारनाथ से निकलता है नदी, ये निकलता है कौन है, मंदाकिनी का। और एक नदी जो है यहाँ से आकर मिल जाता है यहाँ पर नंदाकिनी, और एक है पिंडार। ये सारे के सारे मिल जाते हैं कहाँ पे, ये सारे के सारे मिलते हैं अलकनंदा में। अलकनंदा का निर्माण कैसे होता है, तो विष्णु प्रयाग से, विष्णु प्रयाग से अलकनंदा का निर्माण होता है। दो नदियों के मिलने से, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। और धौली विष्णु गंगा कहाँ से निकलता है, संतोपत हिमानी से निकलता है, ये बात याद रखेंगे। और जो है भागीरथी कहाँ से निकलता है, तो उत्तरकाशी जिला गंगोत्री जो है हिमानी गौमुख से निकलता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलिए। यहाँ समझ गए होंगे आप, हमको लगता है अब नहीं समझे होंगे, तो एक बार पुनः वीडियो देखिएगा। चलिए आगे चलेंगे कि ये तो आपका हो गया कि अब भागीरथी जो है यहाँ पर देव प्रयाग में मिल गया, उत्तर जो है अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देव प्रयाग में भागीरथी से मिल जाता है। देखिए यहाँ पर जो है जिसका गहराई ज़्यादा होता है उसी का वो नाम होता है, ठीक है। जैसे भागीरथी का देव प्रयाग में गहरा था, ज़्यादा गहराई है, तो ज़्यादा गहराई होगा तो उसी नाम से वो बहेगा। अब जो है अलकनंदा उसमें मिल जाएगा, जब अलकनंदा में देव प्रयाग में मिल जाता है तो ये गंगा का नाम ले लेता है, गंगा के नाम से ये यहाँ पर प्रवाहित होती है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अलकनंदा जो है किस में मिल जाती है, तो मिल जाता है भागीरथी में, ठीक है। अलकनंदा की गहराई भागीरथी से कम है, इसलिए जो है ये भागीरथी का नाम कहलाता है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए आगे, हरिद्वार के समीप गंगा नदी मध्य मैदान भाग में प्रवेश करती है, कहाँ पर, हरिद्वार में जो है, हरिद्वार में ये मैदान भाग में कहाँ पर मिलता है, तो देवप्रयाग में। गंगा और अलकनंदा, आपसे पूछता है कि देवप्रयाग में कौन नदी का मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। और कैसे होता है ये भी हमने बता दिया, कहाँ से निकलता है ये भी बता दिया, और सहायक नदी भी आपको हमने बताने की कोशिश की। चलिए अब यहाँ पर बताएंगे कि इस नदी की लंबाई, जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, कितनी है, 2525 किलोमीटर है। जो देश के अंतर्गत, किस देश के अंतर्गत है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों से बहते हुए फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस और होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो फरक्का होते हुए प्रवेश करती है बांग्लादेश में। जब यह फरक्का होकर प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ, तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है, ठीक है। समझ गए। अब देखिए हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है, क्या है, हुगली नदी जो है गंगा की मुख्य शाखा है। चित्र में हम देखेंगे भी, गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन हम करेंगे, और प्रवाह क्षेत्र का जो है हमें अध्ययन अभी तुरंत आपके समक्ष किया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उसके सहायक नदी कौन है। लेकिन अब यहाँ पर सहायक नदी भी है, इसके सहायक नदी को देखेंगे गंगा के। तो यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय के अनेक नदियाँ, जो कि यमुना हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी, अपने जो यादी अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है, ये गंगा में जाकर उत्सर्जित कर देता है, गंगा में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त भी है जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकला हुआ जो है नदी है, जैसे कि सोन भी कहाँ, तो गंगा में जाकर मिल जाती है। फरक्का के समीप जो है गंगा दो भाग में बढ़ जाता है। फरक्का के समीप कब, तो गंगा, आपसे पूछा जाता है गंगा
कब 2 भाग में बढ़ती है, तो फरक्का के समीप। गंगा 2 भाग में बढ़ती है। प्रथम भाग जो होता है हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्या होता है, जब ये जो है हुगली गंगा के वितरिका से होते हुए डेल्टा मतलब डेल्टा का निर्माण भी करती है और डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और दूसरा जो है भाग मुख्य धारा के रूप में है। दूसरा ये तो बट गया। एक धारा जो है डेल्टा का निर्माण कर डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रहा है। दूसरा जो मुख्य धारा जो है वो बंगाल के प्रविष्ट होता है और वो जो है बंगाल में प्रविष्ट हो जाता है, बांग्लादेश में। कहाँ? तो बांग्लादेश में प्रविष्ट होता है। एक भाग आपको बता दिए कि बंगाल की खाड़ी में डेल्टा के क्षेत्र से होता हुआ चलता है और जो है दूसरा भाग ये मुख्य धारा है। दूसरा भाग क्या है? मुख्य धारा। ये जो है बांग्लादेश में घुसता है, बांग्लादेश में प्रवेश करता है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। गंगा में कौन आकर मिल रही है? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ जो है आपको पता ही है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण इसी के कारण भी होता है। और जब ये यहाँ पर याद रखेंगे, जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है तो इस संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ पर से आपको फिर से हम बता रहे हैं कि प्रथम भाग कहाँ से? प्रथम भाग जो है हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, ठीक है। और दूसरा जो भाग है मुख्य धारा है। जब ये मुख्य धारा जो है बांग्लादेश में प्रविष्ट करता है, क्या होता है? यही मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रविष्ट होता है और जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें आकर गंगा में जाकर मिल जाती है और इस संगम को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। और जब ये बांग्लादेश में फरक्का से होते हुए प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाता है, संगम हो जाता है, तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेघना के नाम से कब जाना जाता है? जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिलता है तब। और जब गंगा को पद्मा का नाम कब दिया गया? जब बांग्लादेश में फरक्का से वो प्रवेश करती है तब। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। 2 बार हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला चलेंगे, ये आपका है कि ये बार-बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये पॉइंट देखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है समुद्र में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का जो निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? तो ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। और जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी से में जो है गिरने से पहले ये विशाल डेल्टा का निर्माण करता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से आप जानते हैं। बार-बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। आगे हम चलेंगे कि 2 दिशाओं में नदियों का प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब 2 दिशा हो जाएँगे और उसको जो 2 दिशा देगा, चाहे वो पठार हो, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, तो वो क्या हो जाएगा? वही पठार पर्वत क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा जल विभाजक कहेगा। यही जल विभाजक कहलाता है। देखेंगे, सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। सिंधु और गंगा के बीच कौन है? तो सिंधु और गंगा के बीच में ये अरावली है। अरावली की उच्च भूमि है और ये जब उच्च भूमि जो है यही क्या कहलाता है? सिंधु और गंगा में पूछेगा कि कौन जो है जल विभाजक का उदाहरण है, तो ये अरावली की उच्च भूमि है। याद रखेंगे, सिंधु और गंगा की। अरावली जो है, अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली नगर कहाँ है? सिंधु और गंगा के जल विभाजक क्षेत्र पर ऊँचा जगह पर जो है ये बसा हुआ है। अरावली से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अरावली से वन तक की जो है कितनी लंबाई है? 1800 किलोमीटर है। और इसकी ढाल देखेंगे तो 1 मीटर से 6 किलोमीटर की दर से सुंदरबन की ओर घटता है और 1 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर की दर से सुंदरबन की ओर घटता है इसका ढाल, ठीक है? अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र, उसके बाद यमुना सब दूसरे पार्ट में करेंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र,
ब्रह्मपुत्र जो है इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। कैसे हुई है? मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। इस पर इसका अधिकांश प्रवाह जो है सिंधु की भांति भारत से बाहर हुआ है। सिंधु की भांति ब्रह्मपुत्र जो है चीन में है। आपका सबसे ज़्यादा जो भाग है चीन में है। और जो है यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा वारवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये आपसे पूछता भी है कि अंग्रेजी के यू आकार बनाकर कौन प्रवेश करता है? तो ब्रह्मपुत्र करता है। कहाँ पर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में करता है गॉर्ज के माध्यम से। और जगह कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है कि नामचा वारवा शिखर के समीप में, नामचा वारवा, ये याद रखना है। ये उत्तर हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा वारवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। लेकिन जो है यह कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से। ये भी मानसरोवर तिब्बत स्थित मानसरोवर के झील से। और यह जो है ज़्यादातर दूरी जो है कहाँ तय करता है? तो चीन में करता है। और ये प्रवेश करता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इसे जो है यहाँ स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? दिहांग के नाम से जाना। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा के रूप में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि दिहांग के नाम से कहाँ पर पुकारा जाता है? तो असम जो है अरुणाचल प्रदेश में पुकारा जाता है। जो है और है कि असम के समीप बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, कनूला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये जो है नाम आपको याद रखने, कपोली, लोहित, कनोआ, कनूला, दिहांग, दिसांग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। और जो है हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में से कौन से? सूर्यवंशी है, कामेंग है, धनश्री है, मनस है और तीस्ता है। ये सारे जो है हिमालय से आकर मिलते हैं। हिमालय में से आकर इस नदी में ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। क्या है? यहाँ पर सिल्ट की मात्रा नगण्य है। किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती है तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। और यहाँ यह गुम्फित होकर अनेक द्वीपों मतलब दियारा को जन्म देती है। गुम्फित होकर क्या करता है? अनेक दियारा को जन्म देता है। बीच का जगह जो होता है, नदी के बीच का जगह। और यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी एवं अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अलग बगल क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। अभी जो है बाढ़ आया हुआ है असम में इसी के कारण। और इसमें असम और बांग्लादेश में भारी जान माल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार-बार परिवर्तन बार-बार इसमें होता रहता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आपसे बार-बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। बार-बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक बार पुनः बताइएगा, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ बोला जाता है? तो बांग्लादेश में। और पद्मा कहाँ बोला जाता है? किसको बोला जाता है? तो गंगा को पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में जो है आपको याद रखना है कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? तो आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक दूसरे यहाँ पर देखिएगा कि जब ये एक दूसरे के साथ में संगम में हो जाता है इसका, तो इस मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मेघना कहते हैं। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये जो है यहाँ का पाठ पूरा समाप्त होता है। बिहार में प्रवाहित होने वाले पर जो है पूर्व से बहने वाली नदी आपसे पूछ रहा है कि ये जो भाग है ये पूर्व से बहता हुआ नदी गंडक है। गंडक है। पर पूर्व मतलब प्रमुख नदी पूर्ववर्ती नदियों की सूची बनाने के लिए कहता है। पूर्ववर्ती नदी को हम देखेंगे, एक-एक नदी पूर्ववर्ती बिहार की नदी को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूर्ववर्ती आपसे पूछा जाए, बहुत सारी नदी हैं लेकिन आपको मुख्य जो है नदी पूर्ववर्ती में आपको कौन से यहाँ से देखेंगे तो बिहार, तो आप नक्शा ऐसे जानते भी हैं कि बिहार का नक्शा ऐसे है, चौखुट आयताकार है। और ये भाग है आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर का भाग है, ये दक्षिण का, और ये पूर्व का, और सॉरी ये पश्चिम का, ये पूर्व का।
तो यहाँ पर आपको जो मिलता है, जो पूरब से पठारी भाग से निकलता है, कहाँ से? पठारी भाग से। और ये पठारी भाग से जो निकलने वाला नदी मुख्य रूप से होता है वो सोन है। क्या है? सोन है। यहाँ से सोन है, पूरब भाग से सोन, फल्गु, कर्मनाशा, उत्तर कोयल, अजय और चंदन, ये सारे जो हैं कहाँ से? पूरब से निकलने वाले नदियों में से एक हैं। ये नदियाँ जो हैं पूरब से निकलता है और जो है ये गंगा में जाकर मिल जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। और पूरब का नदी कौन है, उत्तर का नदी कौन है, और आपसे पूछता है हिमालय का नदी कौन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब जो है हम यहाँ पर छोड़ेंगे आपको और अगले पार्ट में करेंगे। जो भी गंगा के बाद जो है बच्चा ब्रह्मपुत्र की, यमुना के बाद जो भी नदी है उसको अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है? मिलिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।